बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। एक तरफ जब पूरी पीडीएम इस चीज़ पर बात कर रही है कि हम तो सिर्फ अक्टूबर 2023 में ही इलेक्शंस करवाएंगे, खान साहब जो मर्जी कहते फिरें, इलेक्शंस उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। आज इमरान खान साहब ने जब उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था तो वहाँ पर ये बात की कि मैं हुकूमत को ये कहता हूँ कि आए हमारे साथ बैठें। एक तरीके से उन्होंने मशरूत ये ऑफ़र की है हुकूमत को कि इलेक्शंस की तारीख के हवाले से अगर वो बात करना चाहें तो खान साहब उनसे बात करने को तैयार हैं, और अगर ऐसा नहीं करेगी हुकूमत तो फिर खान साहब को असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। केपी के और पंजाब असम्बलियाँ वो कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको इख्तियार दे दिया है, जब चाहेंगे वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले पर उनकी सुने। और जो 66% पाकिस्तान है जो केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने के बाद वहाँ वो चाहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन ना हो बल्कि जनरल इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में हो। खान साहब ने क्या कहा, सुनाइएगा। ये सब कुछ देखते हुए ये मैंने फैसला किया था कि इस वक्त हम या तो ये होगा कि ये हमारे साथ बैठे और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा और पंजाब का, अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज, और बाकी वैसे रुक जाएगा काम, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है, तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। तो ये खान साहब ने कहा है कि आइए इलेक्शंस के हवाले से हमसे बात कीजिए। इसके जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और सिर्फ इतना लिखा, अक्टूबर 2023, यानी कि जो इलेक्शन की तारीख है वो अक्टूबर 2023 की ही है। अब इस पर आगे का लाहेअमल क्या है इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो कि काफ लीग को लेकर बहुत ज़्यादा जिस पर बात की जाती है, हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, खुद मोनिस इलाही साहब कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जी खान साहब के लिए तो जान भी कुर्बान है, जब वो कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनकी अमानत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफ लीग के किरदार को लेकर इस मामले पे कि वो असम्बलियाँ तहलील करने में खान साहब का साथ देंगे नहीं देंगे, बात मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या वजह है कि अभी भी इस पर शक है, कहीं ना कहीं कोई शुबा मौजूद है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एहतशाम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। पहले तो ज़रा अपना तज्जिया दीजिए कि ये जो खान साहब ने आज एक ऑफ़र की है हुकूमत के साथ बैठने की, सिर्फ इस शर्त पे कि आप आइए इलेक्शंस की तारीख पे हमारे साथ बात कीजिए, क्या वजह है कि खान साहब की असम्बलियाँ तहलील करने वाली बात को सिर्फ महज एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, या खान साहब को एहसास हो चुका है कि ये असम्बलियाँ तहलील करने वाली चीज़ जो है वो किसी तरह से उनके शायद फेवर में ना जाए, इसीलिए वो प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त के कहीं ना कहीं अगर हुकूमत चाहे तो बैठ सकती है उनके साथ? बहुत शुक्रिया सादिया। मुझे लगता है कि कल का जो चौधरी मोनिस इलाही साहब का इंटरव्यू है ना जो उन्होंने दिया, उसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई हैं और इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं अंदर ये इदराक जरूर हुआ है कि चाहे चौधरी साहिबान जितने भी मीठे प्यारे होकर उनको कहें कि असेंबली तहलील करना तो बहुत छोटी बात है, खान साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, वो है तो एक अलहदा ही सियासी जमात, वो PTI का हिस्सा तो नहीं है, उनकी तारीख भी अपनी है कि आप भी जानती हैं कि जनरल ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ साहब से लेकर मुशर्रफ साहब से लेकर जरदारी साहब से लेकर इमरान खान साहब तक उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी के तौर पर गुजारे। तो उनका जो मौक़िफ़ है और उनका जो भी रोल है, वो पीछे तहरीक आदम एतमाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही थी अप्रैल 2022 में, तब भी आपके सामने था। मतलब कि कल रात को मोनिस इलाही साहब ने खुद बोल दिया कि हमें तो दोनों तरफ से ऑफर्स थी, हमारी बात तो इधर भी बनी हुई थी, हमारी बात उधर भी बनी हुई थी, हमें तो बाजवा साहब ने कहा कि इधर है, हम इधर चले गए। तो ये तो इमरान खान साहब को अंदर इदराक है ना कि ये लोग कह तो रहे हैं लेकिन इनका कुछ पता नहीं है। और आपको मुझे वो उनके इंटरव्यू में ये लफ्ज भी याद है, उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रेडिशनली,
कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली बात मान जानते हैं परवेज साहब, यानी कि वो रिवायती तौर पे जो सियासत चलती आ रही है पीएमएलक्यू की, वो वहां झुकाव रहा है, उनकी बात वो सुनते आए हैं। सो आपको लग रहा है कि इस बायस खान साहब को आज ही बयान देना पड़ा? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अदराक है, और क्योंकि इमरान खान के ऊपर ये तनकीद बहुत होती है कि ये बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं, ये तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, ये तो साथ बैठना पसंद नहीं करते। और अभी जबकि एक तब्दीली इस सूरत में आई है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर जनरल आसिम मुनीर आकर बैठे हैं, और इमरान खान अगर उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो उसी की एक कड़ी आप इसको भी समझ लें मेरे ख्याल में कि अगर हमें जल्द इंतखाबात मुज़ाकरात के जरिए मिल सकता है तो उसको हम एक दफ़ा एक्सप्लोर करके देख लें, क्योंकि अपने लॉन्ग मार्च के खात्मा तो वो कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब असेंबली तहलील करने वाली जो एक ऑप्शन था वो तुरप का पत्ता। पीडीएम कुछ दिन बड़े परेशान रही, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या इसको कैसे, क्योंकि वाकई में अगर 66% ऑफ द टोटल कंट्री गोज इनटू इलेक्शंस और उसमें इमरान खान साहब भारी अक्सरियत के साथ पंजाब में और केपी में हुकूमत बना लेते हैं और फिर 8 महीने बाद कौमी असेंबली में इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन पर इस इलेक्शन का बहुत असर होना था। तो लेकिन उस सारी सिचुएशन को मेरे ख्याल में 2 चीजों ने न्यूट्रलाइज किया साथ ही। एक, जो मुनस इलाही साहब के कल के स्टेटमेंट्स हैं, वाज़िया हो गया कि नजरियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान से उन लोगों का कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो सिर्फ सियासत की हद तक और सियासी मुफाद की हद तक एक गेम। दूसरा, जो यानी इसके बाद खान साहब भी ये सोचने पर मजबूर हुए कि हो सकता है कि अगर असेंबलियां तहलील करने वाली बात की जाए तो मेरा शायद काफली की तरफ से उस तरीके का साथ ना दिया जाए। इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में ये बात की कि बार बार उनकी तरफ से यकीन दहानियां आ रही हैं। परवेज इलाही साहब के बयानात हैं, मुनस इलाही साहब के बयानात हैं, बल्कि आज तो कहीं कोई ये खबर भी चल रही थी कि उन्होंने शायद परवेज साहब ने समरी साइन करके भी दे दिया, इमरान खान के हवाले भी कर दिया। लेकिन फिर भी सियासी उनकी एक माजी जानते हुए जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रिवायती तौर पे वो कहाँ उनका झुकाव रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और उसकी वजह से एक शक व शुबा जो है वो मौजूद है। अली परवेज मलिक साहब, असम्बलियां तहलील होंगी नहीं होंगी, एक सवाल जो इस मामले पे आप लोगों से किया जाता है वो ये कि आप तो वो लोग हैं जो खुद इनको कहते थे कि देखिए आप तो हुकूमतें लेकर बैठे हुए हैं इन सूबों में, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ये असम्बलियां तोड़िए और फिर इलेक्शन करा लें, खुद ही माहौल बन जाएगा मुल्क का इलेक्शन मुल्क में इलेक्शन का, जनरल इलेक्शंस का, नॉट ज़िमनी इंतखाब। आप लोग आम इंतखाबात की बात करते थे, तो फिर यकायक क्या हुआ कि अब लोगों को ऐसे लगने लगा है कि आप राह फरार चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, आपके सवाल पे आने से पहले 2-3 चीज़ें जिनका हमें खैर मकदम करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं वो आपके सामने पहले वो पेश करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने फाइनली जो आइन का जो स्टेटस है हमारे इस निज़ाम के अंदर, मेरे ख्याल से उन्होंने वो कबूल कर लिया है और सारे स्टेक होल्डर्स ने अगर ये अहद कर लिया है कि हम इसी दस्तूर के अंदर रहते हुए अपनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे और अपनी तहरीक को आगे चलाएंगे, तो दिस इज अ वेलकम डेवलपमेंट और मैं तो जाती तौर पे इसको बिल्कुल खैर मकदम करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो ऑफर दी है वो तो पीडीएम का जो इत्तेहाद जब इकट्ठा होगा उसके ऊपर वो बिल्कुल डिस्कस करके उनको जवाब भी दे देंगे, पर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अपनी जो डिमांड्स थी उनकी कम से कम तरतीब ठीक कर ली है, क्योंकि वो पहले कहते थे कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें उसके बाद मैं किसी किस्म के मज़ाकरात के अंदर जाऊंगा। तो आज चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कम से कम अपनी जो तरतीब है चीजों की, जवाब में जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने डेट अनाउंस की अक्टूबर 2023। देखें, मैं गुजारिश इस तरह से करूंगा, मैंने तो आपको पहले उसका जवाब दे दिया ना कि जब आप बैठेंगे तो चीजों का हल निकल आएगा। इसके ऊपर जो सारे का सारा इत्तेहाद है उसमें 13 जमातें हैं, जब तक वो टेबल पे इमरान खान साहब के सामने बैठेंगी नहीं तो उसका हल कोई नहीं निकलेगा। और सियासत में आपको टेबल के ऊपर इवेंचुअली बैठना पड़ता है चीजों को एड्रेस करने के लिए, तो आई वुड जस्ट लाइक टू लीव इट देयर। उसके बाद अब इन चीजों को जब आगे चलेंगी आपको खुद आपके जवाब मिल जाएंगे। अब जो बैरिस्टर साहब ने बात की कि परवेज इलाही साहब की जो सियासत है या जो रेंट एमपीए वाला जो उनका मॉडल है, उसके अंदर 3-4 चीजें और हैं जो आपको अपने जहन में रख लेनी चाहिए सादिया। एक तो ये है कि जो वजीराबाद एफआईआर वाला वाकया हुआ है,
परवेज इलाही साहब इतने एक्सपीरियंस सियासतदान है कि वो ये भी जानते हैं कि उनको इमरान खान साहब अगर ये अगला इलेक्शन पंजाब के अंदर करवा भी देते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल परवेज इलाही साहब को दोबारा पंजाब को लीड करने का मौका मिलेगा इमरान खान साहब की हिमायत के साथ। तो वो जो भी अपने कार्ड्स, जो भी अपनी सियासत जिस तरह से आगे चलाएंगे, उनके बैक ऑफ हिज माइंड ये चीज बिल्कुल एक मेरे ख्याल से खटक रही होगी। इसके साथ साथ हम बिल्कुल आइन के अंदर जो वजीर आला पंजाब होता है उसके पास आपको असेंबली को डिसॉल्व करने का, तहलील करने की बिल्कुल ऑप्शन मौजूद होती है, पर हमारी नजर में परवेज इलाही साहब का स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं वो आर्टिकल 63A जिसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत से लीगल लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की अभी इंटरप्रिटेशन है वो डेफिशिएंट है, क्योंकि इट इज एज इफ दे आर री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक वो अपील नहीं क्लियर हो जाती, मेरे ख्याल से वो जुडिशियल वजीर आला ज्यादा है और आईनी वजीर आला कम है। तो एक ये चीज भी जहन में रखिएगा। उसके बाद वजीर आला वो है या नहीं, आप कह रहे हैं अभी तो ये स्टेटस ही क्लियर नहीं है। अच्छा, अब्बासी साहब जी, देखें, मेरी तो उसमें स्टेटेड पोजीशन ऑलरेडी मौजूद है। मैंने जमात के अंदर भी कहा और बहुत से लीगल लोग ये कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि मैं एक मेंबर तो हूं और मुझे उस चीज की सजा भी मिल जाती है अगर मैं पार्टी के सदर की हिदायत के अलावा उसके खिलाफ जाके वोट दूं, पर मेरा वोट गिनती में नहीं गिना जाएगा। तो इसके ऊपर देखें, ये एक मूट पॉइंट है और ये अदालत के अंदर अपील है। वो जब फैसला होगा तो उनका स्टेटस भी क्लियर हो जाएगा। अब ओके, चलें, ठीक है, लेकिन इससे पहले इस पे जरा आते बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं जरा अब्बासी साहब से भी पूछ लूं, ये जो आपने बात की अली परवेज मलिक साहब, आप हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं उस चीज को हम पहले भी एक दो प्रोग्राम में अप्रिशिएट कर चुकी हूं कि अनलाइक अदर पार्टी लीडर्स आप इस पे बात कर जाते हैं कि जी बैठे हैं और फिर डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं बात बन जाएगी। ये अच्छी बात है अब्बासी साहब की, खान साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की है, इलेक्शन की तारीख दे दें और फिर बैठ जाते हैं मुज़ाकरात। ये फैसला वाकई उन्हीं खबरों के बाद आया है, खान साहब को ये महसूस हुआ है कि वो जिन पर रिलाय कर रहे हैं उन पर इतना ज़्यादा इन्हिसार ना किया जाए, और जिस तरीके से वो सोच रहे हैं हो सकता है वैसा ना हो। सादिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने अली परवेज मलिक से सवाल किया था जी कि आपके लोग बड़ा बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि आप पंजाब और केपी की हुकूमत तोड़ें, जी बिस्मिल्लाह करें, इमरान खान तो धोखा दे रहा है, वो सर मुझे उन्होंने नहीं चाहता, मैं जवाब तो आप इलेक्शन करवा देंगे। अब आप क्यों भाग गए? वो अली परवेज साहब ने स्टोरी डाल के पूरी कहानी नहीं, पहले वो इस किस्म की कहानियां सुननी पड़ेगी। आपका वो मैं आ जाती हूँ सुनने, आपका जवाब सुनने, आपका जवाब सुन, आपकी पूरी तकरीर मैंने सुनी है, मैं नहीं बोला। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं भाई, मुझे सादिया अफजाल साहिबा ने रोका था, इसलिए मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप तंज़र गुफ्तगू करेंगे तो मैं आपको रोक के पहले अपना जवाब कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना, जवाब दे देना। अब्बासी साहब मुकम्मल करेंगे ना, फिर हसन इकबाल साहब ने, मरियम साहिबा ने और राना सरार साहब ने जो बड़के मारी थी, उस बड़कों से जो भागे उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि बेचारे वो कहते हैं ना आगे जाके तो पहाड़ है और पीछे खाई है। अच्छा। दोनों तरफ अब मैं इनको जवाब दूं नहीं करा सकते कि इनकी बर्दाश्त करो, इनका जवाब का पता है कि इलेक्शन होगा। इन्होंने किया ना, इनसे पूछे जरा जवाब। अच्छा चलिए, आप रुकिए, ठीक है अब्बासी साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा मलिक साहब। हाँ, मैं एक और सवाल, अब्बासी साहब लॉजिकल गुफ्तगू दें। अब्बासी साहब कह रहे हैं इलेक्शंस वाला उसका जवाब अली से ले लें। 11 सीटों पे हमारे इस्तीफे कबूल किए, जब आपको मुंह की खाना पड़ी आप वो रैप अप करके भागे। अच्छा अब्बासी साहब आप जरा इनका जवाब ले लें, फिर अगले मेरा इनका, मैं कह रहा हूं इसका भी जवाब देना साहब कि आपने 123 इस्तीफों में से आपने बड़ा कानूनी फैसला किया, हम 11 पे इलेक्शन करवाएंगे। जब 11 में से आपने 9 पे इलेक्शन कराए, आपको सियासी तौर पे मार पड़ी, आप उधर से भी भाग गए। चलिए अब इसका जवाब ले लें, फिर मैं आती हूँ अपने सवाल पे वापस। अब्बासी साहब इजाजत देना, कोई अपनी अली मलिक साहब क्विकली इसका जवाब दीजिए जो अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप भाग गए उस सवाल। सादिया, पहली बात तो इनको मेरे भाई को समझा दें कि जो 11 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना, उसको कौन से हल्के के इस्तीफे एक्सेप्ट करने हैं, कौन से को नहीं करने, ये स्पीकर का इख्तियार है। अगर इनको इतने पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो इनको कहें अपने MNA
सारे क्यों नहीं आज भी स्पीकर के सामने पेश हो जाते हैं? क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं, क्यों इमरात ले रहे हैं? यहाँ पे टीवी पे आके मैं एक पॉजिटिव अंदाज में गुफ्तगू को आगे चलाना चाहता हूँ। अगर इस किस्म का ये यहाँ पे सर्कस लगाने की कोशिश करेंगे तो इनको इसी लहजे में जवाब मिलेगा। अब जो आपने बात की कि जी आप पहले कहते थे कि असेंबलियां तहलील करें और हम जनरल इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे, उसके ऊपर देखें सादिया, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं खैर मकदम करता हूं कि ये इन्होंने कम से कम आइन के अंदर रहते हुए अपनी तहरीक को आगे चला रहे हैं। उसके बाद इनके पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, पर जो इनके खेलने का शौक था ना कि पहले खारजा पॉलिसी के साथ खेलो, फिर मईशत के साथ खेलो, फिर आप जानती हैं जो रियासती तकर्री के साथ खेलो, उसकी वजह से मुल्क को इन्होंने मुश्किल दौराए पे लाके खड़ा कर दिया था कि उसको हमने डिफॉल्ट से बचाते बचाते अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल किया है। आज जब तक मुल्क को हम कंसोलिडेट एंड स्टेबलाइज नहीं कर देते तो इनकी ब्लैकमेलिंग से हम इलेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे। हुकूमत वक्त का आइन के अंदर ये उसका इख्तियार है कि वो डिसाइड करे कि एडवांस उन्होंने इलेक्शंस एडवांस करने हैं कि नहीं करने। इनके कहने के ऊपर हम नहीं करेंगे। हम मुल्क को पहले डिफॉल्ट से बचा लें, इनके गंद से साफ कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह इनका मुकाबला भरपूर अंदाज में करेंगे। और ये आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मैं इनको खैर मकदम करूंगा। मेरे हल्के में सियासी जमातें बैठेंगी टेबल पे तो कहीं ना कहीं कोई दरमियानी राह निकलेगी। आप लोग 10 साल पुराने बयान चलाते हैं, हाँ। वो तो चलो पुराने हो जाते अच्छा। हैं यार। एक महीना पहले आप चलाए ना बयान, मैंने कल ही चलाए हैं, मैंने कल ही चलाए हैं। मैं दोबारा अली परवेज साहब घुमा फिरा के चले गए। मेरा ये ख्याल है भाई, आपका ख्याल है, आपकी बड़ी लीडर है मरियम, उन्होंने कहा था बड़ा आसान तरीका है, और आज आपकी हुकूमत ऐसे दो ठीक है इलेक्शन नहीं, हम तो मेरे सवाल का जवाब पहले अपने मेरे सवाल का जवाब क्लियर कर लो और उसके बाद ये टोपी ड्रामे करो यहाँ पे आके। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है अब, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं बासी साहब, आपने तो मुझे अली परवेज से फंसा के रखा, मेरी बात करो। मैंने कहा फंसा के रखा, आप खुद उनसे बात कर रहे हैं। मैं तो उनको जवाब उनकी बात उनसे बात कर रहे हैं, आप उनको वो निकल गए थे। मैंने तो आपसे सवाल सीधा सीधा किया था चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक आ गई बीच में क्योंकि आप डिस्कशन को कहीं और ले गए। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी बात की कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं पंजाब में, परवेज इलाही साहब से बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परवेज इलाही साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमने उनको नायब वज़ीर आज़म भी बनाया जबकि वो ओहदा था ही नहीं, लेकिन अब उन्होंने खुद ही दूरी इख्तियार कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सदर साहब ने यह भी कहा, साबिक सदर साहब ने, कि हम ज़रूर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि KPK के अंदर भी। चौधरी परवेज इलाही के साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात जो हैं वो कल अता तारड़ साहब भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। आज का उनका बयान है, इनफैक्ट वो ज़रा सुना दीजिए, इसके बाद इस पर बात करते हैं। सारी ड्रामेबाजी है कि वहां पे आके एक ऐलान कर दें कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज इलाही को वज़ारत आला के लिए मरते हुए देखा है। दुआए खैर जब हम कह के आए और दुआए खैर सबके सामने हुई, कलाम पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, जिसके बाद ये मुकर गए, वो एक अलग बात है। मगर सुबह मुझे परवेज इलाही साहब ने 9 बजे फोन किया, हेलो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई आपने बुज़दार साहब के खिलाफ। मोहम्मद खान भट्टी ने मेरी बात कराई। मैंने कहा जी वो बुज़दार साहब के खिलाफ जमा 9:30 का टाइम है। वो खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा, कोट अनकोट, खुदा दे बंदे हो, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा। तुसी बुज़दार दे खिलाफ जमा कराओ तरीके अदम एतमाद। हमारे बंदे सीढ़ियां चढ़े थे असेंबली की, 9:30 दोबारा कॉल आ गई। वो बुज़दार की क्या बना तरीके अदम एतमाद का? मैं कहा जी बंदे पौड़ियां चढ़े ना, अंदर जान दो, जमा हो जाती है। हमने जो जमा कराई थी परवेज साहब के कहने पे कराई थी कि इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ सके, और ये दुआए खैर के बाद अगली सुबह की बात है और तरीके अदम एतमाद आ गई। वो तो अलग बात है कि बुज़दार साहब का इस्तीफा भी आ गया, मगर ये असेंबली तब नहीं तोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि अगर असेंबली तोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी घर आई वज़ारत आला को ठोकर लग जाएगी। जनाबे वाला, पहले तो बैरिस्टर एहतशाम आपका मैं इस पे जरा तज्जिया चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बुज़दार साहब के हवाले से तो उस वक्त भी जब वो CM थे तब परवेज इलाही साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे थे, और ये जो कहानियां हैं कि जब किसी को पॉलिटिक्स में जो चीज़ सूट करती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी भी हो जाती है, अदरवाइज तमाम लोग जो है वो इनकलाब लाने की भी कोशिश करते हैं। सो ये वाकई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ही नजरियाती बन चुकी हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान का तो अलमिया ही ये है कि नजरियात पर तो सियासत होती नहीं, मफादात पर होती है पाकिस्तान में, और ये 75 साल से हो रही है और अभी भी हो रही है। और परवेज इलाही साहब का तो मैं अता तारड़ साहब से आई थिंक आई कांट एग्री मोर, जब उन्होंने कहा है कि मैंने मरते हुए देखा है परवेज इलाही साहब को वजारत आला के लिए, तो अगर अभी भी उनकी कोई बात बन जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ और वो ऑफर करें और इनको सूट करता और इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मुनस इलाही साहब ने कल रात को अपने इंटरव्यू में बोला है कि जन बाजवा साहब हमें सिर्फ इशारा करते कि इस तरफ चले जाओ तो हम उस तरफ चले जाते, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का इशारा इन्हें अभी भी आ जाए तो वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको इस बयान की टाइमिंग समझ में आती है? ये सियासी बयान ऐसे ही नहीं आ जाते, और किसी खास वक्त पे ये बयान आना क्यों जरूरी था? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के माबैन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ताल्लुकात है, पीडीएम कोशिश तो करेगी कि उसमें डेंट डाले, और इस तरह का बयान आना, इसके पीछे एक मुहर्रकात में से एक मोटिव ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर बात हो परवेज इलाही के रोल पे, उनके किरदार पे, माजी में जो कुछ उन्होंने किया, तहरीक अदम एतमाद में जो कुछ वो करते रहे इमरान खान साहब के साथ, नेपी बदलने तक का तो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था, इमरान खान की शख्सियत से 1000 इख्तलाफात का इजहार कर दिया था और कहा था कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें तो उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, चलाया जाता है। तो वो तमाम बातें जो हैं, अगर पीडीएम को ये लग रहा है कि हो सकता है किसी हद तक पीएमएलक्यू पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी तो उसमें डेंट डालने की कोशिश करेंगे ना। तो अता तारड़ साहब की तरफ से ये सब कुछ कहना उसकी एक काविश हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है, जो सवाल आपका था कि नजरिया तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत नजरिया इस वक्त मुझे पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है कि जी ये कोई नजरिया एक बंदे का है जिसके मुताबिक वो भरपूर चलने की कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइजेज उसने भी बहुत सारे किए हैं और उसके ऊपर हमने तनकीद भी बहुत की है और आगे भी करेगा, तो आगे भी तनकीद करेंगे। वो नजरिया थोड़ा बहुत मुझे इमरान खान में नजर आता है। बाकी तो जितनी सियासी जमातें हैं यहाँ पे, उनमें नजरिए से ज्यादा मुफाद परस्ती की सियासती नजर आती है। ठीक है। अच्छा, मुझे अली परवेज मलिक साहब मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से चलें, आप लोगों ने इलेक्शन चाहते हैं कि अक्टूबर में हो, अगले साल में हो, या जो भी आप लोगों का इस पर इत्तेफाक होता है, लेकिन जब खान साहब अगर असम्बलियां तहलील करने की बात करते हैं तो फौरन से ही बयान आ जाते हैं, गवर्नर्स रूल तक की बात कर दी जाती है, जिसपे आपके अपने इत्तेहादी लतीफ खोसा साहब जो खुद साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये बड़ी गैर आईनी हो जाएगा, इसको तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देगा अगर आप लोग ऐसा कोई इकदाम करते भी हैं तो। सो आपको नहीं लगता कि ये चीजें जो हैं वो आप लोगों के अगेंस्ट जा रही हैं? इनफैक्ट तहरीक अदम एतमाद लाने पे भी आपके बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। अच्छा सादिया, ये जो ताकत का हवस है ना, इसके अंदर बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा हमें कुछ करके दिखाया है। इसके अंदर कौन रो साहब थे जो किसी को जमादार कहते थे और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद का सारी जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद पंजाब का डाकू कौन था, उसके बाद वो कौन साहब थे जिनको 3 साल वफाकी वजीर नहीं बनाया गया और आज उनकी करियर मैनेजमेंट वो खुद कर रहे हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड कौन गया और किस किस जगह पे कौन से नजरियात को आगे लेके चलते रहे। तो चलें, वो तो अब खैर आपके सामने ही है सारों के आगे। मैंने अब जो आपसे बात की थी सादिया, वो ये थी कि आइन के अंदर रहते हुए जो भी ऑप्शंस जिस मर्जी स्टेक होल्डर के पास मौजूद हैं, वो उसका राइट है कि वो उसको एक्सरसाइज करे। और जहां तक इलेक्शन का मामला आता है, देखें उसकी अपर लिमिट तय हो चुकी हुई है कि असेंबलीज की टर्म कब एक्सपायर करती है। उससे पहले अगर आप एडवांस इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो हुकूमत वक्त का प्रेरोगेटिव है, एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, एंड ये बात वहां पे खत्म हो जाती है। कोई किसी की ब्लैकमेलिंग से वो डेट को एडवांस नहीं किया जा सकता। मैंने ये कहा था, बातचीत करके अगर कोई हल निकलता हो और मुल्क के लिए उससे हम कोई बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकते हो तो हम सबको उसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। अब जो गवर्नर रूल वाला मामला है, देखें उसका तो थ्रेशोल्ड, मैं लतीफ खोसा साहब के साथ एग्री करता हूं, बड़ा एक हाई थ्रेशोल्ड होता है, एक बड़ा हाई मेयार है जिसको आपको मीट करके उस रास्ते के ऊपर आपको जाना चाहिए। और आज मुझे जाती तौर पर तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं लगती, पर इसके अलावा सादिया और बड़ी आइन के अंदर रहते हुए ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और वो भी इजलास हो रहा
हो या ना हो रहा हो, उसके अंदर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी एक मूट पॉइंट है। इसके अंदर यू हैव आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड, बट दैट इज वन ऑप्शन। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि चौधरी शुजात साहब जो काफ लीग के सदर हैं, अगर उनकी हिदायत के ऊपर 4 से 5 एमपीए काफ लीग के ये पीडीएम के इत्तेहाद के साथ आके मिल जाएं तो ये हुकूमत वैसे ही अपने मुंह के ऊपर गिर जाती है। तो ये सारी की सारी वहां पे ऑप्शंस मौजूद हैं और इंशाल्लाह कैसे मिल जाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो दिफा करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट करेंगे। का जो डिसीजन है उसमें तो बागी अरकान के वोट्स शोट्स काउंट ही नहीं हो सकते। नहीं, उसके बाद देखें, अब मैंने तो आपसे पहले बात की ना, उसके ऊपर वो अपील जो है वो 6-7 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है और मेरे जाती तौर पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत से जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी इंटरप्रिटेशन है वो इट इज लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका रिव्यू जब टेकअप होगा और ये मामला कंक्लूड होगा तो फिर ही परवेज इलाही साहब का जो एक मुतनाज़ स्टेटस है तो वो आपको लगता है कि वो उसके बाद अगर अच्छा, वो आईनी तो बिल्कुल वो ये पावर एक्सरसाइज कर ले, उनके पास आईन ये उनको ताकत देता है। हाँ, बट अभी तो आया नहीं ना, अभी तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो अपील में पड़ा हुआ है, वो डिसीजन उस पे आता है। देखें तो हम आपसे ये कह रहे हैं सादिया कि हमारी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े मामले से पहले जो रिव्यू उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको कंक्लूड कर दे ताकि ये मामला देखें एक दफा असेंबलियां तहलील होगी और बाद में फैसला आया, उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो पॉसिबिलिटीज है, इनका ख्याल है कि इनके हाथ में सियासी तौर पर कुछ नहीं है। सबसे पहले जो अता तारड़ साहब ने बयान दिया परवेज इलाही साहब के बारे में, अता तारड़ एक यंग सियासतदान है और इतना एक सीजन पॉलिटिशियन के बारे में इस तरह का बयान देना मेरा ख्याल है बड़ी अफसोसनाक बात थी कि वजीर आला परवेज इलाही आपका वजीर आला बन जाता कौन था और नून लीग की इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बन जाता तो वो ठीक था, वरना वो वजीर आला के लिए मैंने मरते देखा। ये बड़ी ही गलत बात है क्योंकि और फिर एक और बात है कि ये वो पहलवान है जो अखाड़े में मुक्के खा के आ जाता है और बाद में कहता है मैंने ये मुक्का मारना था और वो मुक्का मारना था। भाई परवेज इलाही ने आपकी ऑफर को ठुकराया और आप में इतनी मोरालिटी होनी चाहिए कि जब आप उसके घर जाके वो तो वजीर आला करने के लिए आपकी पूरी पार्टी उनके घर नाक रगड़ रही थी और आज ऐसी बात करते हुए अता तारड़ को शर्म आनी चाहिए थी। मैं इतनी बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। रही बात क्या, मेरे ख्याल में भाई अगर 2018 में इमरान खान साहब किसके दर पे बैठे, आज हम आईनी तौर पे इलेक्शन करवा दें। इंटरव्यू तो देखें, मुनस इलाही का कल रात का इंटरव्यू देखें आप। क्यों कह रहे कि ठुकराया, किताबों के अंदर प्रोफेसर है, नहीं मैं बिल्कुल स्ट्रेटजी बदल गई है। कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी? आप हमेशा एडवांटेज होता है स्टूडियो में बैठने का, बाकी लोग बाहर आओ की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है, आपकी आवाज आती ड्राइंग है। रूम में बैठे हुए मैं चल के आपके पास इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको एडवांटेज होता है स्टूडियो में होने का। एक तो अता तारड़ पे बयान पे मैंने कह दिया, दूसरा जो अभी बहुत सारी स्टोरी मेरे भाई अली परवेज ने इफ्स एंड बट्स को पता नहीं 50 दफा लगाया, ये होगा तो वो होगा। सीधी सीधी बात है भाई, हमारी हुकूमत है, 2 हुकूमतें। हम अगर 70% पाकिस्तान में री इलेक्शन करवा देते हैं तो आपकी बिल्कुल सियासी हैसियत जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगी और हम 5 साल के लिए हुकूमत बना के आते हैं तो आपको बचने का चांस नहीं है। लेकिन है क्या, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आपको पता है वो जो आपने मेरी बात का जवाब फिर नहीं दिया था कि मरियम साहबा ने कहा था आप पंजाब असेंबली तोड़ दें और केपी तोड़ दें तो हम इलेक्शन करवाएंगे। मरियम साहबा को भी पता है कि हमने वो जो 9 इलेक्शन करवाए थे उसमें से भी 8 इमरान खान जीत गया, हमने 36 इलेक्शन कराए उनमें 29 पीटीआई जीती। तो आपको हार सामने नजर आ रही है और आप ये हीले बहाने और इफ्स एंड बट्स की स्टोरियां डाल रहे हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान को आपने डुबो दिया। पाकिस्तान की मईशत जो है आपके पास ना मिफ्ता इस्माइल के पास कुछ था और एहतशाम साहब भी इस बात की सपोर्ट करेंगे कि आपने बहुत सेल किया इसहाक डार को। इसहाक डार भी आज तक वज़ीर आज़म थे तो एक दर्जन से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन हारे थे। फैसल वांडा साहब वाली सीट के ऊपर साहब पोलिंग स्टेशन विजिट नहीं कर सका था, 6 नंबर के ऊपर गए थे, सारी जमातें इनसे आगे थी और इनकी बातें यहाँ पे टीवी पे सुने, शर्म भी इनको तो नहीं आती। अनगवर्नेबल हो जाए क्योंकि आपके पास देखने को मेरी बात सुने। देखें अभी आप लोगों ने मांगे फौरी इलेक्शंस तो हो नहीं सके, जाहिर है ये मंथ भी चला गया। पहले ख्याल सुन तो लेना, मेरी बात सुन लें। आपने फिर कहा कि नवंबर से पहले ये ख्याल था ना, वो पोस्टिंग के चक्कर में वो भी नहीं हुआ, वो भी खत्म। पहले स्पीकर के आगे अपना इस्तीफा तो कंफर्म कराओ, उसके बाद फौरी इलेक्शन हो मार्च में। अच्छा
सुने ना, हम तो मार्च इलेक्शन में ही मांग रहे थे, तब भी अभी इलेक्शन मांग मार्च रहे हैं। ठीक है, मार्च में वैसे ही रमजान आ जाएगा, फिर ईद आ जाएगी, फिर आप लोगों के बयान जो है वो मई में सादिया, डिमांड इनसे फवाद पूछे, चौधरी की और तमाम राजा लोगों की आ रही कि परवेज मई में अशरफ इलेक्शन साहब के करा पास दें। कब नहीं पेश हो रहे हैं? अली सुने, एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रही हूं कि इनकी डिमांड है कि मई में इलेक्शन कराएं। मई के बाद आ गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। अक्टूबर में तो वैसे ही हुकूमत कहती है इलेक्शन हो जाएंगे। 4 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 4 महीने नहीं इंतजार कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है, मेहरबानी करके आपने जवाब मुझे जी देना है। फरमाइए। मैं जिस तरह का थोड़ी बहुत मैशत को मैं समझता हूँ, अली परवेज बहुत बड़ा एक्सपर्ट है मैशत के, वो मुझसे ज़्यादा समझते हैं और बड़े वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मैशत का बेड़ा गर्क किया, आज इनका अपना वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है। आप क्या समझती हैं, ये नालायक तरीन टीम इस पाकिस्तान को अगर खुदा न खास्ता 1 महीना आगे लेगी और ये इलेक्शन अनाउंस ना हुआ तो ये तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बच सकते हैं। मुझे अगर आज ये डेट दे देंगे, मैं कह रहा हूं आज ये डेट दें, पाकिस्तान के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे, इलेक्शन के जो भी तो उसका तरीकाकार है उसके SOPs पे बात करें, उसके TORs बनाएं, तो फिर तो कोई मईशत संभल सकती है। लेकिन जो कुछ इनकी नालायकी बिजनेस कम्युनिटी ने देखी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने देखी, और इनका एक ही मकसद था उस वक्त कि हमें हमारे केसेस में से बच जाए। तो एक जो सबसे बड़ा खतरा है कि ये पाकिस्तान वो 4 महीने पहले आप जो चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 4 हफ्ते भी अगर वो इस शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास, मई में तो मांग रहे हैं ना, मई में तो मांग रहे हैं, तो उससे पहले 3 महीने का सेटअप है केयरटेकर। अगर इलेक्शन आ रहा है, अर्ली इलेक्शन आ रहा है और PTI इनके साथ बैठ जाए तो मैशत संभल सकती है। वरना आप मुझे बता दें, बैरिस्टर एहतिशाम बता दें कि 7 महीनों में नवाज शरीफ की इस रजीम ने, शहबाज शरीफ की रजीम ने क्या चीज दी है? आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस अनाउंसमेंट से मईशत संभल जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। आज आप ये अनाउंस कर दें कि जी अर्ली इलेक्शन। अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि खुदा न खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, हम कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस करें और फिर इस इंपोर्टेड रजीम को थोड़ा टाइम मिले, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल तबाहकुन है। आप सारे समझते हैं कि पाकिस्तान होगा तो वापस आएंगे तो इलेक्शन के हवाले से मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब इलेक्शंस के हवाले से अब आसिफ साहब से मैं पूछ रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि मई में आप लोग मुतालबा करें इलेक्शन का और 4 महीने के बाद उसके यानी कि अक्टूबर 2023 में ये हुकूमत खुद ही ऐलान कर रही है कि इलेक्शन करा देंगे, तो 4 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो उनका जवाब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस अर्ली इलेक्शन के अनाउंसमेंट से आपकी मईशत जो है वो संभल जाएगी। अब बैरिस्टर एहतिशाम मेरा एक सवाल है, अब ये एक पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आया कि अगर हम असम्बलियों की तहलील ना रोक सके तो इलेक्शन में चले जाएंगे। अब वो इलेक्शन जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, 4 महीने के बाद दोबारा जनरल इलेक्शन हो रहे होंगे इन सूबों के अंदर, या फिर वो जनरल इलेक्शंस ही होंगे अगले 5 साल के लिए, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली क्लेम कर रही है, बता रही है। नंबर 1 एंड नंबर 2 कि खान साहब का बयान जो आज आपने सुना कि 66% पाकिस्तान में अगर इंतखाबात हो जाते हैं और फिर सेंटर में हुकूमत लेकर बैठे रहते हैं तो इनका अपना नुकसान है। सो मुझे बताइए कि 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होने के बाद खान साहब का दावा कि मईशत संभल जाएगी, कैसे संभलेगी जब सेंटर में यही बैठे रहेंगे? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, वो सदाकत अली वाज साहब को मैं कहना चाहता हूँ, वो डिफेंड कर रहे थे परवेज इलाही साहब को और अता तारड़ साहब के हवाले से वो कह रहे थे कि कुछ सख्त अल्फाज उन्होंने थोड़े से इस्तेमाल किए। देखिए, मैं समझता हूँ कि PTI वाले पिछले दिनों एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस मेरे शो में आए हुए थे, उनसे मैंने ये सवाल पूछा, मैंने कहा जी मुझे पॉलिटिकली आप ये बताएं कि अगर इमरान खान इस वक्त बहुत मकबूल हो चुके हैं और आपको नजर आता है कि जब भी इंतखाबात होते हैं वहां पे वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और वो सीट निकाल सकते हैं, तो उसके बावजूद कि आप लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ? तो उन्होंने कहा जी इवेंचुअली फैसला तो क़यादत ने करना है, लेकिन मेरी राय है कि करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके साथ चले हैं तो फिर हमें साथ ही चलना चाहिए। अब ये PTI वाले ना बड़े सादा लोग हैं मेरे हिसाब से। इमरान खान साहब खुद बहुत सादा है मुझे लगता है,
अच्छा। और वो बड़ी जल्दी एतमाद भी कर लेते हैं, और वो थोड़े कानों के भी कच्चे हैं। और फिर इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है वो इमरान खान साहब को जो बताती है वो उनकी आंखों से देखते हैं और उनके कानों से सुनते हैं। हालांकि जिस मनसब पे अब वो पहुंच गए हैं, जिस लेवल पे, मैं समझता हूँ कि इन्हें 2-3 किचन कैबिनेट्स रखनी चाहिए तब, क्योंकि हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं और उनमें आपस में भी कुछ इख्तलाफात होते हैं। तो अगर आपकी 2-3 किचन कैबिनेट्स नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज क्या है कभी कभी आपको नहीं भी पता चलता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सदाकत भाई साहब को कि आप इतना आगे जाके उनको डिफेंड कर रहे हैं परवेज इलाही साहब को, आप प्लीज कल रात का मोनस इलाही का इंटरव्यू सुने सदाकत अली भाई साहब, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले तो जिसके बाद फौरन सोशल मीडिया पे पीटीआई की तोपों के रुख मोनस साहब की तरफ हो गए थे। वैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि पीटीआई की तोपें, ये पीटीआई की तोप नहीं बैठी हुई सदाकत अली वाज साहब, ये डिफेंड कर रहे हैं अभी तक। आप मुझे बताएं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीटीआई नहीं, ये टैंक बैठा हुआ है सर, तोप से कुछ नहीं होगा। सदाकत तो अब्बासी साहब ने खुद ही अपने लिए कह दिया ना, वो कह रहे नहीं टैंक हूं मैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नहीं, ये हमारा भाई जो है ना सदाकत अली वासी, ये बोलते ऊंचे हैं। आप शिकायत करी थी थोड़ी देर पहले, सादा आदमी ना, सादा आदमी ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा आगे चले जाते हैं डिफेंड करने में, लेकिन कभी गैर मुहज्जब नहीं हुए मैंने जितना भी इनको देखा। अच्छा, दूसरी एक चीज, उन्होंने रात को बोला है सदाकत भाई के पीटीआई के इतने खड़पैंच है, ये उनके अल्फाज थे मोनस इलाही साहब के, कि पीटीआई के अपने अंदर इतने खड़पैंच है। हमने इनको बोला कि हमें किसी अपना कोई एसएचओ दे दो, हम उसको वहां पर लगा देते हैं वजीराबाद में, और उसके बाद जो मर्जी एफआईआर करा लो, और हम पे तो किसी का कोई दबाव था ही नहीं। मतलब कि तजादात का मजमुआ था मोनस इलाही साहब की गुफ्तगू कल रात की, और उसके बावजूद बिल्कुल सही, अगर आप लोगों को लगता है कि वो आप लोगों के साथ सिंसेयर, आपके लीडर के साथ सिंसेयर है भाई, तो फिर जरा सोच लो दोबारा। मतलब कि अता ताड़ड़ पर तनकीद अपनी जगह जरूर करो, लेकिन इस बात पर तो ना करो कि वो ये कह रहा है कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टरशिप के भूखे हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो देख लें। अता ताड़ड़ साहब क्या कह रहे हैं वो देख लें। ठीक है, अली मलिक साहब से भी पहले बात, वो उस पे थे स्काइप पे, तो मैं दरमियान में नहीं बोला। जी एहतशाम साहब, मैंने बिल्कुल दो सियासतदानों का मवाजना किया, अता ताड़ड़ साहब का और परवेज इलाही साहब का, और दोनों से मेरा इख्तलाफ या इत्तफाक हो सकता है। मैंने ये कहा कि अता ताड़ड़ साहब खुद मानते हैं कि वो परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने के लिए उनके घर गए और नाक रगड़े, और उसके बाद उनको नहीं मिला तो वो कह रहे हैं कि जी वो मैंने उसको सीएम बनने के लिए मरते हुए देखा। तो वो आपकी बातें हो सकता है उनमें वजन हो, लेकिन ये सियासत है और वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनको डिफेंड करना मेरा ख्याल है मेरा इखलाकी फरीजा भी है, और वैसे मेरे उनके ताल्लुकात भी है, एक लिहाज भी है। अता ताड़ड़ का बिल्कुल कोई लिहाज नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात का जो उनका इंटरव्यू था, उन्होंने जर्रा बराबर पीटीआई को डिफेंड नहीं किया, किसी जगह पे डिफेंड नहीं किया। कल रात को उन्होंने बताया कि हम एक अलग जमात है, हमारी मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं दो में कंपैरिजन में आप कर गए ना मैं दोबारा से वजाहत करता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, वो होते हैं ना, बताइए वापस उसी सवाल पे आते हैं कि मईशत को इस्तेहकाम मिल जाएगा जैसे खान साहब ने क्लेम किया है, मरकज में आप ही की हुकूमत रहेगी, क्योंकि काफी सारे तजादाद है ना कि अगर वहां पे इंतखाबात हो भी जाते हैं तो फिर कैसे मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कि जी पंजाब में और केपीके में नई हुकूमत आ गई है। अच्छा सादिया, गुजारिश इस तरह से है कि मेरा भाई जो स्टूडियो में बैठ के ना मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था ना कि जी मईशत की बदहाली के ऊपर, इससे एक सेकंड के लिए ये भी तो पूछें कि इस बदहाली के पीछे बुनियादी वजह क्या है। मैं आपको बता देता हूं, अगर थोड़ी सी सूझबूझ अगर आप मेरी समझती है कि मईशत के ऊपर है, तो इस बदहाली की बुनियादी वजह ये थी कि जो शौकत तरीन साहब रिकॉर्ड खसारे यहां पे छोड़ के गए थे ना, ये वो बीज थे जिनकी फसल आज हम काट रहे हैं और अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं। और अगर मईशत को ठीक करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर मबनी होता ना, तो यकीन माने बहुत आसान काम था। आज आपके मुल्क को अपनी जो फंडामेंटल
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है ना, उनको ठीक करने के लिए एक इस्लाहात का प्रोग्राम लेके आना है, और वो इलेक्शन से ठीक नहीं। आप अपनी जब हुकूमत आई थी अपने दावे मुझे बताएं, इत्तेफाक के राय के साथ ये रिफॉर्म एजेंडा जब तक नहीं बनाएंगे, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को टेक ऑन नहीं करेंगे, तो आप अपनी मीशत को कभी भी सस्टेनेबल और एक इंक्लूसिव ग्रोथ के ट्रैक पे नहीं डाल सकते। तो आज जो शौकत, ये जो बासी साहब को करने की जरूरत है, वो इत्तेफाक के राय के लिए हमारे साथ बैठना चाहिए, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शक्ल के ऊपर हम कंसेंसस डेवलप करें, या उससे एक स्टेप आगे जाके जो असेंबली की अब ये मुद्दत रह गई है, ये उसके अंदर असेंबलियों के अंदर है। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि हम सब मिलके एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ मूव करें, जिसके अंदर आप जो रिमेनिंग टाइम रह गया है इस असेंबली का, उसके अंदर बैठ के फिस्कल कंसोलिडेशन करें, मुल्क के वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, और इस मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर असेंबलियों की मुद्दत की एक्सपायरी के ऊपर लेके जा सके। ये वो रास्ता है जो आपके मुल्क को ग्रोथ ट्रैक के ऊपर डाल सकता है। बाकी ये अपनी दुकान चमकाते रहे, और आवाम के आवाम की अदालत के अंदर इसको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। हमारी ख्वाहिश है कि बजट हम पेश करें, लेकिन बहरहाल खान साहब ने फैसला करना है। तो अच्छा, मुझे बता दें सादिया, इनसे पूछ के अंदरूनी खसारा 5,000 कभी पाकिस्तान की तरीक में पहले हुआ था, इनसे पूछे कभी सर्कुलर डेट 2500 अरब के ऊपर कभी पहले गया था। तो सियासत मत करें मीशत के ऊपर। आज रियासत की जो ये बुनियादें हिला के गए थे, आज रियासत को मजबूत करने का वक्त है। आए सियासत को तर्क करके हम रियासत का दिफा करें, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। अवामी जो एक प्लेटफॉर्म है वो। चलिए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप हियर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ये जो खेलने का शौक है साहब, अली परवेज मलिक साहब, बैरिस्टर एहतशाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।